वो लिक्विड क्यों है और वो सॉलिड क्यों है ना। तो अब जो आउटर कोर है वो हमने कहा कि वो द्रव अवस्था में है, क्योंकि वहां से कौन सी वेव नहीं गुजरती है, एस वेव वहां से नहीं चलती है, हमने यही कहा ना। तो अगर वहां तब ये कैसे डिसाइड होगा ये कि भैया सॉलिड है कि लिक्विड है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, देखो मैं अब हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, सॉरी इनर कोर की। अब हमने कहा कि ये क्या है, ये किस अवस्था में, सॉलिड है, समझ गया ना। और इसका टेम्परेचर ऊपर वाले से क्या है, ज्यादा है, फिर भी ये क्या है, लिक्विड है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ आपके, उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, उसने लिखा है ये लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार चीजें भारी भरकम वर्ड डाल देते हैं लेकिन स्टूडेंट के समझ में नहीं आता वो। अब ये इसलिए कह रहा है ये, अब यहां पर वो प्रेशर और टेम्परेचर का क्या है रिलेशन। जैसे मैंने कहा कि इसका जो लिक्विड है इसका टेम्परेचर लगभग कितना है, 4000 डिग्री सेल्सियस, एनसीईआरटी में 2 भी लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सॉलिड है इसका हम कहते हैं कि लगभग कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस, इतना है, फिर भी वो सॉलिड है, वो लिक्विड है। इसके पीछे जो रीजन है, उसके ये रीजन जो है वो ये है कि जो दबाव है ना, जो दबाव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नहीं, ये नाम सुना आपने, ये फिजिक्स लग रही इस पे, गलनांक। यानी दबाव अगर बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो मतलब है ना, मेल्टिंग पॉइंट समझते हो क्या होता है, गलनांक। जिस टेम्परेचर में कोई चीज सॉलिड से किस में बदल जाए, लिक्विड में, या गल जाए, यही तो है। क्लियर हो गया ना। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कोई चट्टान 10 किलोमीटर की गहराई पे है, कितने किलोमीटर की गहराई पे, उसके ऊपर 10 किलोमीटर का वेट है, ठीक है। और ये चट्टान का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यहां पर प्रेशर लिख दे, वो मेल्टिंग पॉइंट है मान लो 300 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब हुआ फिर इसका, समझ गया आप कि अगर यहां पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो ये जो चट्टान है 10 किलोमीटर की गहराई पे, ये क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, गल जाएगी, और ये किस फॉर्म में दिखेगी, लिक्विड में दिखेगी। इतना क्लियर हो गया है ना, ये तो मतलब हुआ इसका। अब अच्छा दूसरा, अगर इसी टाइप की चट्टान कोई 100 किलोमीटर की गहराई पे हो, कितने में, 100 किलोमीटर की गहराई पे हो, तो अब ये बताओ क्या अब वो 300 डिग्री सेल्सियस में ही गल जाएगी क्या, है? अब नहीं गलेगी। क्यों? ये है फॉर्मूला फिजिक्स। जब दबाव बढ़ रहा है, अब उसमें 100 किलोमीटर का दबाव है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट गलाने के लिए टेम्परेचर भी तो ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए? ये बढ़ेगा तो, यानी आप ऐसे सोचो कि हम लोग यहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस में गल जाएंगे, मान लो, खाली ऐसी एग्जांपल है, मान लो हम 150 डिग्री सेल्सियस में हम जो सॉलिड है वो लिक्विड हो जा रहे हैं, गल जा रहे हैं पूरे, और हम ही को अर्थ के 200 किलोमीटर की गहराई पे भेज दिया जाए। अब आप कहोगे ना, मैं ना गलूंगी। अब आप वो ड्रैगन क्वीन टाइप के हो जाओगे, गेम ऑफ थ्रोन टाइप के, समझ लो ना। तो कहने का मतलब हम अब वहां पर 100 डिग्री में 150 में नहीं गलेंगे, हम कहेंगे भैया हमारे लिए 1000 डिग्री लाओ, मान लो। यानी अब जो है टेम्परेचर जब 1000 होगा तब जाके चट्टान गलेगी, और ज्यादा गहराई टेम्परेचर और जाए। अगर 1000 से 900 भी हुआ ना, तब भी चट्टान किस फॉर्म में रहेगी, सॉलिड रहेगी। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पे क्लियर हो गया ना इतना। तो अब यहां क्या हुआ कि यहां पर दबाव निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर दबाव बढ़ गया। लेकिन यहां पर जब 4000 के आसपास टेम्परेचर पहुंचा तो 4000 डिग्री में मेल्टिंग पॉइंट आ गया। 4000 डिग्री में मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, आ गया, और ये किस फॉर्म में आ गई चट्टान, लिक्विड फॉर्म में आ गई। यानी 4000 डिग्री में चट्टाने लिक्विड हो गई। क्लियर हो गया नहीं हो गया? लेकिन उससे नीचे की चट्टाने, उस पर दबाव ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, और दबाव बढ़ गया इसमें। तो जब और दबाव बढ़ गया और टेम्परेचर भी बढ़ गया, लेकिन ये टेम्परेचर काफी था कि ना काफी था, काफी नहीं था। ये चट्टान कह रही है कि मेरे ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, मेरी डेंसिटी 13 के आसपास है प्रेशर की वजह से, अब मैं 5000 में नहीं गलूंगी, मुझे मेरे लिए 8000 लाओ। मान लो 8000 टेम्परेचर अगर नहीं लाए मेरे लिए,
तो मैं लिक्विड में नहीं आऊंगी, मैं किस फॉर्म में रहूंगी? हाँ, अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी के आंतरिक कोर की जो हालत है वो ठोस है, वो ठोस अवस्था में है, जिसका कारण अत्यधिक तापमान है या अत्यधिक दबाव है? हाँ, ड्यू टू प्रेशर। समझ गए नहीं समझ गए आप? ये दबाव की वजह से सॉलिड में है ये पृथ्वी का आंतरिक भाग, न कि टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर को तो इसने फेल कर दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी चीज को जो एसेसन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, कथन कारण वाले क्वेश्चन सुने होंगे ना आपने, देखे हैं कि वो कहता है कि पृथ्वी के, जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट आए, पृथ्वी का बाह्य कोर का टेम्परेचर कम है पृथ्वी के आंतरिक कोर से, ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर भी वो ठोस अवस्था में है। नीचे कथन कारण में लिखा होगा, क्योंकि उसमें लिखा होगा क्योंकि दबाव के बढ़ने के साथ उसका गलनांक भी बढ़ गया है। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? नहीं, आप समझ नहीं पाए। सही है, दबाव बढ़ने के साथ साथ उसका गलनांक भी क्या हो गया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस बात पे ध्यान दो। वो रटने वाली पढ़ाई वो खाली यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है, पत्ती पत्ती से ले लेते हैं। लक्ष्मी गाइड, फलाना गाइड नहीं होती बीए एमए में जो पढ़ते हैं, उसमें लिखा भी तो ऐसे ही रहता है, परिवार क्या होता है, परिवार के विघटन के कारण बताइए। ये बीए थर्ड ईयर का क्वेश्चन है, और इसी को स्टूडेंट क्या कर रहा है? रट रहा है। परिवार 3 प्रकार के होते हैं, हवा परिवार, ठोस परिवार, द्रव परिवार, उसी को रटते हैं। ये कहां की पढ़ाई है? ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। वो हटा दो, नॉर्मल यूनिवर्सिटी की, हालांकि वहां भी अच्छी होती, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक सिंपल सी यहां पर आपको देखना है कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये एसर्सन रीजन वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, बताओ? क्लियर हो? इसमें किसी को डाउट कि ऐसा क्यों है? तो एक रीजन तो ये दिया जाता है कि ये ठोस है क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरा इसके ठोस होने के पीछे और कारण क्या हो सकता है बताओ? जो स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या अर्थ घूम रही है, पहले से घूम रही है। हाँ, भारी पदार्थ, हाँ कहां? सेंटर पे इकट्ठा होंगे, और सेंटर पे इस पे लोहा है, इस पे निकिल है, और ऐसे पदार्थ की डेंसिटी जब इतनी ज्यादा हो 13, तो उनको लिक्विड में नहीं रखा जा सकता है। उनको लिक्विड में, ये 2 रीजन देते हैं, क्योंकि एक तो वही वाला फंडा, भारी पदार्थ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अच्छा बताऊं, मेरे अंदर खुजली बहुत है। खुजली कौन सी? मैं हमेशा ही ध्यान रखता हूं कि एग्जाम में जब आपको ठप्पा लगाना है तो दिमाग खुला रखना चाहिए। आप कोई चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको रटने की जरूरत है क्या? आपको कुछ जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस बात की जरूरत है कि मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं है, आपके दिमाग में फिल्टर हुई कि नहीं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपसे वो ऐसे पूछ रहा है क्या यहां पे गोली लगा के, बता ये मतलब ऐसे पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस क्यों है, बता, ऐसा पूछ रहा है? वो नहीं पूछ रहा। वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो ऐसे पूछ रहा है, भाई ये स्टेटमेंट है, ये सही है कि गलत है? तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको वहां पर विश्लेषण करना है ना। जैसे मैथ है, मैथ में आपसे कहूं मैं, एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, आप क्या कहोगे? कौन सा क्वेश्चन? नहीं, मैं कहूं नहीं, क्वेश्चन करके दिखाओ तुम यार फटाफट, और दिख जाएगी। तो जब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया तो आपकी इजी होगी नहीं होगी हालत? तो यूपीएससी में यही सबसे अच्छी बात है, आधा आंसर तो आपको खुद ही दे देता है वो। जब वो आधा मतलब स्टेटमेंट पूरा दे रहा है आपको खाली उसमें मैथ्स लगानी है। हाँ अच्छा, इजी हुआ कि नहीं हुआ? और कई लोग इसको क्या करते हैं, उल्टा सोचते हैं, वो रटने में रहते हैं। अरे ये है। अरे भैया आएगा एग्जाम में यार, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो ये लिखेगा नहीं लिखेगा, ये बताओ? लिखेगा ना। तो अगर यहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर वहां क्या दिक्कत है आपको? 1-2 बार रिवीजन कर लो, बस खत्म, ताकि स्पीड जल्दी बने और जल्दी क्वेश्चन हो जाए। इसलिए डिमोरलाइज मत हो कि हमें ये चीज नहीं आती, हमें वो चीज नहीं आती। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो एग्जाम के दिन आपको याद आएंगी वो, ये गारंटी है इस बात की। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए लूज नहीं होना है, ठीक है? ये समझ में आई बात? इतनी बात समझ गए आप? इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, वो लिख सकते हो आप, क्या? आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है क्योंकि ये दबाव गलनांक के समानुपाती होता है।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और अब हाँ, यहां पर मेरे मुंह की ओर कम देखा करो लिखते टाइम। उसका रीजन क्या है? जब यहां पर आपकी लिखने की आदत अच्छी होगी ना, यही आदत कहां जाएगी? मेंस में। यही तो मुद्दा है। अब ऐसा कोई भारी भरकम चीज थोड़ी लिखनी है, ये अपने मन से लिखो, जो लिखना है वो मन में वो लिखो। गलत थोड़ी लिख दोगे आप, नहीं। तो इसमें लिखो कि आंतरिक कोर के ठोस होने का कारण वहां पर अत्यधिक दबाव है, जिसकी वजह से गलनांक अधिक हो जाता है। उसको आप कैसे भी लिख सकते हो, ये प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो मेंस के नंबर से ही बनोगे, आप प्री के नंबर से नहीं। प्री तो बहुत सारे लोग निकाल देते हैं, बस प्री से आप शादी कर सकते हो, नहीं है? जैसे यूपी बिहार में होता नहीं है ऐसा, भाई साहब ने प्री निकाला है, अरे कभी भी जो वो 10 लाख का दहेज, 20 लाख का, 15 लाख का मिल जाता है उसको। खाली तैयारी कर रहा है बढ़िया कोचिंग में, उसी में 5-6 लाख रुपए बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? तो ये भी एक तरीका है। लेकिन फाइनल नौकरी तो भाई मेंस में ही आएगी, जो अब आप लिखोगे बढ़िया से। ठीक है, क्लियर? और मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ा करो उसको, ये जरूर लिखना चाहिए ऐसे, ये चीजें जल्दी याद होती हैं। और जब आप खुद की क्रिएटिविटी दिखाओगे ना लिखने में, वो चीज आपको याद होगा। जैसे मेरे जितनी भी क्लास होगी, कहीं के भी आप देख लो, मैंने हमेशा ऐसे ही बनाया होगा। ये मेरे अंदर दिमाग में क्या हो चुका है, ये फिट हो चुका है। भले एक तरीका गलत हो या सही हो, मैं नहीं कह रहा। वैसे ही आपका भी तरीका, जैसे आप लिखोगे वही आदत आपकी कहां रहेगी? एग्जाम में रहेगी। इसको हमेशा आज से ही शुरू करो। चलो, ये तो हो गया आपका। अच्छा, ऐसा तो ये तो आप समझ गए कि ऐसे ऐसे कैसे। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहां जाना पड़ेगा मेरे भाई, उसको दिखाने के लिए, है ना? कहां से? चलो सेव तो अगली बार। नहीं, अब तो ये तो आ ही जाएगा ना हमारा अपना वाला। अब कहां से? एग्जिट। अच्छा अच्छा, ये तो आया नहीं फिर। हाँ, पेन ड्राइव में है ना वो तो। है, इसको हटा दूं? ये बहुत बढ़िया, ये लो। अब इससे समझाना आसान होगा, ठीक है? अब देखो, इस पे कुछ चीजों में आप ध्यान मत देना, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ये क्या लिखा हुआ लिथोस्फीयर, इस पे ध्यान मत दो, है ना? एंथ्रो ये एस्ट्रोनोस्फीयर पे ध्यान मत दो। ये देखो, ये आपको सब मिल जाएगा, मैं सब आपको दे दूंगा इसमें से पूरा बना के। ये आउटर कोर, ये भी नहीं चलेगा, चलो। ये लिक्विड वाला है, ये सॉलिड वाला है, ये हमने सब पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि आपका और फिल्टर हो जाए, इसको बाद में भी दिखाया जाएगा। ये आप समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? आ गया नहीं? अब ये क्या कहना चाह रहा है, इससे थोड़ा सा और समझने में आपको आसानी होगी। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी है। ये फोकस है, यहां से सीस्मिक वेव आई, तो स्टार्टिंग में वो सीधी सीधी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये इलाका कैसा है, सॉलिड है। अब जैसे जैसे मेंटल की ओर जा रहे तो फैल रही है, ये मेंटल है। अब ये देखो, ये है आपका आउटर कोर, बाह्य कोर, और ये क्या है, इनर कोर। क्लियर हो गया ना? अब जैसी लाल वाला जो आउटर कोर है लिक्विड है, मैंने बताया था आपको, ये ठोस है। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेव जाएंगे? पी वेव्स। कौन सी जाएंगे? पी वेव। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे होता है ना? और अंदर भी कौन सी जाएंगी? पी वेव जाएंगी कि नहीं जाएंगी? अब ये बताओ, यहां से लेके यहां तक इतना ही तो है, क्या इस एरिया में एस वेव जा रही है? ये बताओ, है? नहीं है, यहां पे कोई भी एस वेव नहीं है। क्लियर है?
लेकिन अब थोड़ा सा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, ये गई, ओ सॉरी, कहां गया ये, यार ये, अब ठीक है। आप लोग तो ठीक हो ना, जो लोग मुझे ऑनलाइन देखेंगे ना बाद में, वो इतनी गालियां देंगे कि कहां से आया है ये, तुम भी सुधर जाओ, सही करो इसको। अब भावनाओं को समझो, मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहां से ये एस वेव इधर को चलेगी, एस वेव इधर को नहीं आ रही, यानी इतना जो एरिया है इसमें कोई भी एस वेव नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये वाला जो है, देखो ये वाला, इसमें क्या कोई वेव है? इसमें भी कोई नहीं है, और इसमें कोई है? इसमें भी कोई नहीं है, और इसमें भी कोई नहीं है, बीच वाले में पी वेव है। तो जहां पर भी अर्थ के हिस्से में कोई भी वेव नहीं पहुंचती, तो उसको हम कहते हैं शैडो जोन। क्या कहते हैं उसको? शैडो जोन, यानी छाया क्षेत्र। क्या कहेंगे उसको? छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन। अब वो क्या होता है बताऊंगा मैं भी, यहां पे पेन नहीं ले रहे, दूसरा ले रहे हैं, इसको हम शैडो जोन कहेंगे। अच्छा, और चीज सुनो, अब इस हिस्से में ना तो पी आ रही ना तो एस, ना पी वेव ना एस वेव, यहां पर ओनली क्या? पी वेव। ओनली कौन सी आ रही है? पी वेव। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भूकंप की तरंगें, भूकंप की तरंगें पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में सभी जगह चलती हैं, हां कि ना? नहीं चलती। कहां चल रही है? एस वेव तो कोर में चलती ही नहीं है, इनर कोर में भी नहीं, आउटर कोर में भी नहीं चलती। क्या पी वेव क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों में चलती हैं? तीनों में चलती हैं। क्या पी वेव पृथ्वी के सभी पार्ट्स में चलती हैं? ना। इस हिस्से में न तो पी जा रही है न तो एस जा रही है। अब ये क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा इसको। इसको कहते हैं शैडो जोन, छाया क्षेत्र। एग्जाम में आएगा छाया क्षेत्र किससे संबंधित है। एक तो रेन शैडो जोन होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, वो क्लाइमेट अलग चीज है। तो यहां पर जब आएगा छाया क्षेत्र किससे संबंधित है, शैडो जोन, तो वो भूकंप से संबंधित है, जहां पर पी वेव एस वेव नहीं चलती हैं। अब ये है कि हमें इसको दूसरे पेन वाले से बताऊंगा, पहले यहां का क्लियर कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब ये तो आप चल समझ गए। इसके बाद ये देखो, इसमें और बढ़िया है, इसमें क्या लिखा है इसने? नो डायरेक्ट पी वेव्स लिखा है ना। यहां पर पी वेव नहीं चलती हैं और यहां पर भी पी वेव नहीं चलती हैं, इसमें पी वेव चल रही है ना। और यहां से यहां तक कोई भी एस वेव नहीं चलती है। अब ऐसा क्यों मैं बताऊंगा मैं भी, आप इसको देख लो। नो डायरेक्ट एस वेव। तो ये बताओ जो छाया क्षेत्र है ये पी का ज्यादा है कि एस का ज्यादा है? पी वेव का छाया क्षेत्र ज्यादा है कि एस का ज्यादा है? शैडो जोन मतलब जहां पर वो नहीं पहुंचती है। एस का ज्यादा है कि नहीं है? आप देखो यहां से लेके यहां तक कहीं एस वेव है? इसमें देखो मैप बढ़िया है, इसमें जो येलो कलर की है वो पी वेव है, और जो थोड़ा कौन सा कलर कहते हैं इसको, वॉयलेट, बैगनी वैगनी जो भी है, पर्पल जो भी है, कलर तो चार ही होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, जितने मुंह में आगे बस। अब ये तो इसमें देखो सब येलो येलो दिख रहे हैं आपको, तो जो पीला कलर है वो आपको ज्यादा दिखाई दे रहा है, लाल वाला नहीं। तो पी वे एस वेव का छाया क्षेत्र ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, एस का ज्यादा है, और पी का कम है। थोड़ा यहां है, थोड़ा वहां। इतना समझ गए? क्या होता बताऊंगा अभी, अभी बताता हूं, वही तो बताना है मैंने दूसरे उसमें, है ना। अच्छा, अब ये डिसकंटिन्यूटी की बात, इसको मैं करूंगा अभी बाद में आपसे। अब उसको छोड़ दो, पहले मैं यहां पे बता देता हूं आपको। ये आपने कई जगह ऐसा सुना होगा, हालांकि ये यहां का टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक है, लेकिन आपको उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, सीस्मिक डिसकंटिन्यूटी। सीस्मिक डिसकंटिन्यूटी मतलब भूकंप की तरंगें जैसे जा रही थी वैसे नहीं जा पाई, उनके बीच में थोड़ा सा क्या आ गया, डिस्टरबेंस आ गया, व्यवधान आ गया। कैसे? जैसे ऐसे समझो, मैं ऐसे जा रहा हूं, इसको रटना नहीं है, मैं भी बताऊंगा। मैं ऐसे जा रहा हूं, देखो ऐसे जा रहा हूं, और अचानक से मेरी स्पीड ऐसे हो जाए, तो ये क्या है? ये डिस्टरबेंस है ना, डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, यानी असंबद्धता इसे कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? असंबद्धता। तो ऐसी असंबद्धताएं बहुत सारी हैं, जैसे आपने सुना होगा कूनार्ड डिसकंटिन्यूटी,
मोहो डिसकंटिन्यूटी सुना है ऐसे नाम कभी, या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये बहुत सारे हैं, ये थोड़ा सा लोड हो जाएगा आपके लिए, लेकिन ये आपको मिल जाएगा, यहां से आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है देखो, मैंने अभी मोहो डिसकंटिन्यूटी, सबसे बढ़िया वाली कौन सी है, सबसे यहां से पढ़ लेते हैं, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी यानी कोनार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है, ज्योग्राफर का नाम है। असंबद्धता वो किसके बीच में, अपर क्रस्ट और, मैंने बताया था ना, जो ऊपरी क्रस्ट है और वहां से जब भूकंप की तरंगें निचली क्रस्ट में जाएंगी तो थोड़ी सी स्पीड क्या हो जाएगी उनकी, बढ़ जाएगी, क्योंकि नीचे घनत्व तो क्या है। अब आप बात समझ में आगे नहीं आगे, तो उनको एक नाम दे दिया गया। जैसे हम आजकल नए नए खिलाड़ियों को पैसे दे रहे हैं, गोल्ड मेडल दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, तो इनको क्या दें, तो वैज्ञानिक बेचारे, इनसे कहा गया तुम्हारे नाम से कुछ ना कुछ कर देते हैं हम। तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी का मतलब है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी 50 किलोमीटर की अगर क्रस्ट है तो लगभग 20-30 किलोमीटर का बीच का हिस्सा, वहां के बीच में एक असंबद्धता है, एक डिसकंटिन्यूटी है, जहां पर भूकंप की तरंगें अपर से नीचे जाने में हल्की सी स्पीड क्या हो जाएगी उनकी, बढ़ जाएगी। इतना ही तो है, ये खाली नाम रटने हैं आपको बस। दूसरा अगला है मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है। इससे मोहो भी एक वैज्ञानिक था, मोहोवरिक, ये किसके बीच में, जरा पढ़ के बताओ, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। जैसे मैंने बताया था, जैसे ही क्रस्ट से हम मेंटल में जाएंगे, मेंटल के ऊपरी हिस्से में, तो बताओ मेंटल का ऊपरी हिस्सा कैसा है, चिपचिप है कि सॉलिड है। हाँ, लिक्विड तो थोड़ा नीचे होता है, सॉरी प्लास्टिक थोड़ा 100 से 300 में होता है, याद है ना, जहां पे स्पीड कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है जैसे ही हम यहां से मेंटल से क्रस्ट में जाएंगे, इस हिस्से में, ये वाला, ये है मोहो, तो स्पीड क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, बढ़ जाएगी। 2.7 से कितनी हो गई, 5 हो गई थी डेंसिटी, हुई थी नहीं होगी, ये मोहो हो गया, क्लियर हो गया। अब एक आदमी था रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। आपको लग रहा है कि ये पढ़ने लायक चीज है, ये आपको क्या करना, दिमाग लगाओ, यही दिमाग है एक इंजीनियर का जो आपको लगाना है। आपने कुछ नहीं करना है, देखो वहां रटने की व्यवस्था है। क्रस्ट के कितने हिस्से कर दो, 2, अपर लोअर, बीच में कौन सी, कोनार्ड आ जाएगी। फिर मेंटल, क्रस्ट के बाद क्या आएगा, मेंटल, कौन सी आ गई, मोहो। अभी मेंटल के भी कितने कर दो, 2, अपर मेंटल, कौन सी आ गई, रेपिटी, नाम छोड़ दो कौन सी है, रेपिटी। अब मेंटल के बाद क्या आएगा, आउटर कोर, तो मेंटल आउटर कोर, गुटेनबर्ग, अभी हो गया। फिर नीचे क्या आएगा, इनर कोर। तो ये बताओ, ये रटना है कि ये दिमाग लगाना है इसमें, बस नाम आधा आधा कर दो ना उसको, मेंटल के 2 टुकड़े कर दो, क्रस्ट के 2 टुकड़े कर दो, बाकी मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर, खत्म हो गई बात। तो चीजें रटने से नहीं होती, चीजें होती हैं जब आप उसमें दिमाग यूज करते हो। अब देखो यही चीज होगी उसमें, अब क्या है, अब नीचे ससुरे ने क्या लिख दिया, गुटेनबर्ग इसमें होगी लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, उसके नीचे क्या है, आउटर कोर एंड, बात समझ में आएगी नहीं, ये क्या है, लेहमैन। इसको मैं और बता दूंगा अभी, ये भी डायग्राम आपको मिलेगा, ये भी वो और बढ़िया डायग्राम है। ये इन चीजों का ना बड़ा फायदा है, किसका, गूगल मैप का। धन्यवाद देना चाहिए हमको इन टाइप की चीजों को लाने का, एक तो टाइम बचता है, दूसरा समझ में आती है चीजें, है कि नहीं है। ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, कभी भूलने वाली कोई बात, मैं जो भी चीजें बढ़ाता हूं वो याद होनी चाहिए आपको। ये भी वही चीज है, आगे आइए, ये भी वही चीज है। इसमें क्या लिखा हुआ जरा पढ़ियो, कॉन्टिनेंटल और ओशियन। हमने पढ़ दी कि नहीं पढ़ दी, ये बताओ। ये पढ़ दी ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये गूगल के मैप है, ये गूगल के वो सॉरी मैप जो कर रहा हूं डायग्राम, एक महाद्वीपीय होती है, दूसरी, हाँ अब गूगल तो हिंदी में लिखता नहीं है, इसलिए आपको मैंने इसलिए कहा। गहरा, घनत्व तो ज्यादा या कम, ये रिवीजन है आपका, घनत्व तो कम, घनत्व तो ज्यादा। ये ग्रेनाइट की बनी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया वर्ड, ग्रेनाइट। ये मैंने वहां पर नहीं बताया आपको, क्योंकि फिर आप घुस जाते ग्रेनाइट बेसाल्ट। दिमाग में कई होता है ना ऐसे, कई तो छोड़ देते हैं, कई लोगों के दिमाग में घुसता रहता। आज उन्होंने मुझे देखा नहीं यार, पता नहीं क्या बात है, आज स्माइल नहीं दी उन्होंने, इसी में दिन भर चल रहा उनका। कुछ लोग कहते कोई बात नहीं चलो चलने दो, तो फालतू चीजें।
इसको हम उस पर पढ़ेंगे बढ़िया से, किसमें, जब मैं रॉक्स पढ़ाऊंगा आपको। ग्रेनाइट ऊपर हल्का होता, बेसाल्ट थोड़ा भारी है कि नहीं? तो महाद्वीप में ज्यादातर क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट। अगर आप देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं थोड़ा हाई लेवल की बात बता रहा हूं आपको, ये चीजें मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, बाद में जब आपका स्टेज ऊपर होगा। जैसे आएगा हिमालय के नीचे जो कॉन्टिनेंट है हिमालय, उसके नीचे बेसाल्टिक चीजें पाई जाती हैं। आंसर गलत कि सही? गलत। हिमालय के नीचे कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट्स। चीज वही थी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट, लेकिन बड़े भाई ने शब्दों का क्या कर दिया, हेर फेर कर दिया ना, गुलजार बन गया वो। समझ रहे हो ना आप? ग्रेनाइट नीचे वाला क्या होगा? बेसाल्ट। और ग्रेनाइट क्या है, बेसाल्ट क्या है? इसको रॉक्स में, चट्टानों में और वोल्केनो में हम ज्यादा बेहतर समझेंगे। समझ गए? ये 25 से 70 बताया था कि नहीं बताया था? नीचे लेस देन 10 किलोमीटर बताया था नहीं बताया था? तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ये तो खाली आपको एक फिल्म की आगे की ओर। मोहो डिस्कंटिन्यूटी समझ गए आप 10 से। मोहो डिस्कंटिन्यूटी आएगी नहीं आएगी बीच में? क्यों? ऊपर क्रस्ट है, नीचे क्या है? मेंटल। अब मेंटल में ऊपर और अपर और लोअर, बीच में कौन सी? रैपिटी। इसको भी मैं बता दूंगा आपको कैसे रटना है। कैसी रॉक्स? प्लास्टिक। क्या लिक्विड कहोगे? हाँ, गलती से भी लिक्विड वर्ड में यूज मत करना है। लिक्विड वर्ड सिर्फ कहां यूज होगा? आउटर कोर में। समझ गए ना? लेस डेंस, कम घनत्व है, तभी तो स्पीड कम हो जाती भूकंप तरंगों की। देन द लोअर वन, हाँ नीचे से कम घनत्व है, मतलब नीचे को घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लोअर कैसी है? प्लास्टिक। डेंसर देन द अपर वन, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले से घनत्व क्या है? ज्यादा है। क्लियर हो गया ना इसमें? अब कौन सी डिस्कंटिन्यूटी? गुटेनबर्ग, है ना? ऊपर वाला मेंटल है, नीचे वाला क्या है? कोर, आउटर कोर। लिक्विड इट्स मूवमेंट जनरेट्स द मैग्नेटोस्फेयर। अभी मैग्नेटोस्फेयर क्या होता है बताऊंगा इसमें, है ना? ये लिक्विड फॉर्म में, इस पे मत जाओ अभी, अभी इसको अलग से पढ़ाएंगे। ये द्रवस्था में लेहमान इतने से इतना सॉलिड ड्यू टू द। अब बताओ ये चीजें पहले से पढ़ी कि नहीं पढ़ी हमने? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है। अब कितना ले लोगे भाई, इतनी जगह है ये, ठीक है? ये यहां नहीं पढ़ाया जाएगा, ये थर्ड स्टेज है, इसको पढ़ा के आपको बेहोश करना चाहिए। क्या लिखा है? गोल्स्टियन लेयर। ये खतरनाक है, क्योंकि यहां से अभी तक क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आया, लेकिन किसी दिन पूछा जाएगा। इसमें उसने जबरदस्त रिसर्च की है कि पी वेव एस वेव कैसे कैसे मूव करती हैं, तो ये वाला मैं आपको नहीं बता रहा है अभी, ये आगे की चीज है, ठीक है? और सबस्ट्रेटम, अपर मेंटल, गुटेनबर्ग लेयर, देखो ये भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा अभी। ये प्लेट टेक्टोनिक्स नेक्स्ट क्लास की चीज है ना? ये वाला अलग है, ये भी नहीं पढ़ाया जाए। तो कुछ चीजें बात की बात है। अब मैं कहां जाऊं, फटाफट बताऊं, मुझे वो चाहिए। अच्छा, माइनस, चलो ठीक है। अब नोट 5 आ जाए यार, चलो ठीक है। अब देखो, बात क्लियर हो गई? आपको कितना परसेंट लग रहा है कि कितना परसेंट जैसा आपके दिमाग में घुसा पड़ा है जो मैंने बताया? दिमाग लगाओ, घुस गया? और नहीं भी घुसा है ना, तो मैंने क्या बताया एग्जाम में जब देगा आपसे, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि भैया ऐसा होता है कि नहीं होता है, तब दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही चीजें? तो ऐसे ही पढ़ा करो, ऐसे मत पढ़ा करो यार कि मुझे बिल्कुल इसको रट के बेहोशी कर देना है आज। तो उस समय तो आपको याद हो जाएगा, 2-3 बार भूल जाओगे, फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे कि यार मुझे तो याद ही नहीं। याद होता है, याद रहता है अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। समझ गए मेरी बात आप? अब देखो, मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, हाँ लेयर्स। सबसे पहले इसको एक बार फिर समझा देता हूं। सबसे ऊपर क्या था? नहीं, क्रस्ट, लेयर, कुनार्ड, फिर क्लियर है? याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, बताओ। कुछ भी बोल दो भाई,
ये क्या है? सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। अब इसको कुछ भी बोल दो, राम गोपाल, ये एल से क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हो गया याद, कुछ भी लगा, मतलब आपको पहले इसमें डर लग रहा था, नहीं लग रहा था ये याद करने में? अरे कोई सूरदास तुलसीदास के दोहे थोड़ी याद करने हैं हमें कि जहां पर हमारा वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो। वो खूंखार इंसान थे, उन्होंने लिख दिया वैसा, बढ़िया थे वो। यहां तो सिंपल है। तो आपको याद हो गया सीएम कौन? राम गोपाल। गोपाल ल आ रहा ना लास्ट में, लेहमान। अब चौथी कोई मेरे नाम से तो देगा नहीं है डिस्कॉन्टिन्यूटी, तो 5 ही हैं, सीएम, राम गोपाल। बताओ किस किस के बीच में है जल्दी भाई? सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ऊपर कौन आएगा? क्रस्ट आएगी। मैंने कहा क्रस्ट के कितने हिस्से कर दो? 2। तो ये अपर क्रस्ट और किसके बीच में आएगी? इसमें क्या ऐसा हो गया है कि नहीं है? अब मोहो किसके बीच में आएगी? क्रस्ट के नीचे क्या है? नहीं, क्रस्ट के नीचे मेंटल है। बस जब लोअर क्रस्ट आ गया तो उसके नीचे तो मेंटल है। अब बताओ रेपटी किसके बीच में आएगी? मेंटल के 2 हिस्से कर दो, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब लोअर मेंटल जब आ गया है तो उसके नीचे तो एक्स्ट्रा लोअर तो है नहीं, तो अब बताओ मेंटल एंड कोर क्या आउटर कोर? आउटर कोर हो जाएगा। अब ये आउटर कोर एंड, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? तो ये चीज है ना, कभी भी घबराए मत करो कि ये, अब ये पहली क्लास थी, मैंने इसलिए आपको ऐसे याद करने का तरीका बताया। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शायद ये क्वेश्चन यूपीएससी में ना पूछा जाए। इतने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आजकल। लेकिन मैंने फिर भी एक खुजली अंदर मेरे अंदर कि मैंने क्यों पूछा आपसे, क्योंकि आपको याद करने का तरीका मालूम हो। कभी भी जब आप याद करते हो चीजों को, या कोई टफ चीज है जहां पर बहुत जरूरी है, वो पूछा जा सकता है और भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, दूसरे टाइप से पूछ सकता है। ये नहीं सिंपल ऐसे कि सीक्वेंस लगाओ, नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आते आजकल। लेकिन मैंने इसलिए पूछा ताकि आपकी जो टेंडेंसी है ना याद करने की, घबराओ मत चीजों को। और ये हिंदी में लिख के याद होगा कि अंग्रेजी में है? ये बताओ, ये पहले आता है कि ये पहले आता है? बेहोश क ख ग हमें याद नहीं होते हैं, वो ज्यादा हैं वो। लेकिन यहां एबीसीडी तो पता है ना, कहां नहीं लिख पाओगे आप हिंदी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंग्रेजी में नाम हमेशा किस में? बस सीएम आरजी लाल हो गया, खत्म हो गया। और ऐसे भी कह सकते हो एल लेग, सबसे हाँ नीचे होते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ये टफेस्ट चीज आपने पढ़ी है रटने के हिसाब से पहली क्लास में, और इसको इजी वे में हमने कह दिया मुख्यमंत्री साहब है सीएम आरजी लाल, और अलग अलग हिस्सों में बांट दो उसको, और बीच का हिस्सा एक एक कर दो, टोटल हो गए 5। कोई डाउट? चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा एक वर्ड मैंने आपके सामने, हाँ वो वाला जोन था, कौन सा वाला? शेडो जोन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ये समझ गया अब ये क्या है? अर्थ है। ये क्या है? कोर। मैं इनर कोर आउटर कोर नहीं बना रहा है, ठीक है? अब ये भी आप समझ गए। हाँ देखो ये ज्यादा में दिक्कत हो गई। अब यहां से मान लो आ गया अपना अर्थक्वेक। भाई साहब आ गए यहां से अर्थक्वेक। उनने कहा कि भैया हम तो सब जगह जाएंगे, पहले सीधे सीधे जाएंगे क्योंकि ऊपर को क्या है, ठीक ठाक हिसाब किताब है, और नीचे को कर्व ले लेंगे हम। तो बताओ अंदर की ओर जाने में सीधी चलती हैं कि ये कर्व लेते हुए चलती हैं? हाँ, कर्व लेते हुए चलती हैं। अब मान लो ये कौन सी वेव्स हैं? ये पी मान लो, है ना, पहले पी लिख लेते हैं। और ये दूसरी वाली हम ले लेते हैं, इसमें कौन सा वाला चलेगा इसमें? येलो। चलो, और हमने कहा कि भैया ये इसके साथ साथ येलो भी चल रही है, ठीक हो गया। ठीक है, अब रास्ते में कौन आ गया? लिक्विड। आउटर कोर कैसा है? लिक्विड है ना, पहले तो आउटर कोर आएगा, तो आप जब लिक्विड में नहीं जाएंगे तो अंदर कैसे जाएंगी वो? क्लियर हो गया?
अब आप समझ गए कि अब जो है यहां से रिफ्लेक्शन ये इस हिस्से में सीधे सीधे कौन सा आएगा बताओ? पी वेव भी आएगी ना। तो पी वेव आएगी, पीली वाली तो आनी है नहीं एस वेव। तो बताओ इस हिस्से में और इस हिस्से में कौन सी वेव नहीं आई? नहीं, इसमें तो पी भी नहीं है, इसमें पी है, इसमें पी नहीं है। और इस पूरे हिस्से में यहां से यहां तक कौन सी नहीं है? एस वेव नहीं है। यही तो है ना। तो इसमें ना तो पी है ना तो एस है। अब कहने का मतलब ये ठीक ऐसा ही, देखो मैंने क्या कहा आपसे, ऐसा क्यों हुआ, इसको ठीक ऐसा समझो जैसे आप क्या हो, वो हो इंसान तो हो ही, सॉरी पी वेव एस वेव हो। जैसे ऐसे सोचो, मान लो मैं पी वेव हूं या एस वेव हूं, ठीक है। आप वहां पे खड़े हो, मैं यहां से जा रहा हूं, नीचे का सरफेस ठीक है, मतलब थोड़ा सा फिसलन जैसा है, कीचड़ विचड़ टाइप का है, थोड़ा सा हल्का हल्का है। तो मैं थोड़ा सा जाऊंगा तो ऐसे ऐसे चले जाऊंगा ऐसे। अब आगे जाके बिल्कुल ही खतरनाक हो गया है, वो मोबिल ऑयल गिरा हुआ है वहां पे। तो मैं जब यहां से ऐसे जाऊंगा आगे, तो बताओ उस दीवार पे मुझे जाना है, तो क्या मैं सीधे चले जाऊंगा? कुछ तो ऐसे लूंगा ना टर्न, जैसे बाइक स्लिप हो जाती कई बार, थोड़ा ऐसे ले लिया मैंने, थोड़ा ऐसे। तो ये भाई साहब जो आ रहे थे ऐसे, थोड़ा सा ऐसे हो गए, थोड़ा सा ऐसे हो गए, कुछ ऐसे थे, टकरा टकरा के निकल गए। तो बीच में कुछ तो होगा ऐसा। जैसे कुछ लोग, जैसे फिसलने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां पे गया, मैं फिसल गया, मैं सीधे पहुंच गया, किस्मत से मैं सीधे ही पहुंच गया। दूसरा भाई मेरे पीछे आया, वो फिसला, लेकिन फिसलने के सीधे ना पहुंच के ऐसे चला गया। तो वो ऐसे चला गया, मैं ऐसे चला गया, तो बीच में गैप रहेगा नहीं रहेगा? ये बताओ, कुछ तो गैप रहेगा ही, नहीं तो फिर कैसे कहोगे कि फिसल गया कोई? फिसलने का मतलब क्या है? अपने घर में जाके दूसरे के घर में चला गया वो, यही तो मतलब हुआ ना। तो ऐसे में समझ रहे हो क्यों गैप आया? ये कुछ ऐसे चले गई, कुछ रिफ्रेक्शन के थ्रू ऐसे चलेगी, तो बीच में गैप आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा आएगा ना। और एस वेव तो आती ही नहीं है इसमें, तो फिर क्लियर हो गया ना। तो ये है, ये समझ गए ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए हुआ। तो यहां पर हम कहेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये होगा शेडो जोन ऑफ किसका? किसका शेडो जोन है? एस का। ये पूरा जोन शेडो जोन एस का है। और ये किसका है? हाँ, ये वाला जो है ये पी शेडो जोन है। और ये भी किसका है? पी। अगर क्वेश्चन आता है कभी आपसे कि किसका शेडो जोन बड़ा होता है, छाया क्षेत्र एस का से बड़ा होता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छाया क्षेत्र क्या होता है, तो आंसर बताओ, छाया क्षेत्र क्या होता है? हाँ, जहां पर भूकंप की तरंगें नहीं जाती। चाहे पी होगा तो पी का होगा, एस का होगा तो एस का होगा। समझ गए ना बात? अब ये है। अब इसमें पी वेव कैसे चलती हैं, कि ऐसे ऐसे चलती हैं कि कैसे चलती हैं, मैं बताऊंगा मैं आपको। जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, ये लिक्विड में क्यों नहीं चलती, इसके पीछे भी रीजन है, उसको मैं उसकी क्लास में पढ़ाऊंगा आपको जब हम भूकंप पढ़ेंगे ना, अर्थक्वेक, कि पी वेव आखिर लिक्विड में क्यों नहीं चलती, एस वेव क्यों चलती हैं, सॉरी उल्टा हो गया, पी वेव क्यों लिक्विड में नहीं चलती हैं, उसको भी आपको बताया जाएगा उसमें। वो लॉन्गिट्यूडनल एंड वो ट्रांसवर्स जो होता है इस टाइप से, ये आप बना सकते हो अगर चाहो तो। समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक है। शेडो जोन, छाया क्षेत्र, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम अलग अलग तरीके से भी बांट सकते हैं कई बार। अब कोई बात नहीं, वो तो देख रहे हैं ना, मुझे देखना जरूरी नहीं है। इसमें ये ध्यान दो तुम कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो साफ साफ हो रही कि नहीं हो रही। पंखे की आवाज तो नहीं आ रही इसमें, फैन की नहीं आ रही ना? और हाँ, लिखते किस में हो आप लोग, पहले तो ये बताओ मुझे, मेरे अंदर खुजली भी थोड़ी ज्यादा है। आप ऐसे लिख दो आप, नहीं पेन से तो लिखोगी। ये एक बार दिखाओ, देखो मैं कैमरे के सामने। अब जो भी लोग इस टाइप के इसमें लिखते हैं ना लाइन वाले में, ये तो ये बताओ जब आप यूपीएससी या पीसीएस का पेपर दोगे तो इस टाइप की लाइन आती है उसमें लिखी हुई है? तो फिर
तो जब आपको फेयर मिलेगा वहां पे बिल्कुल प्लेन पेपर मिलेगा, तो उस समय जैसे क्या होगा, लिखोगे कहीं ऊपर से आप और तो अंत तो कहीं नीचे हो जाएगा उसका, होता ना ऐसा। बिल्कुल प्लेन पेपर में लिखा करो, समझ गए ना। और प्लेन पेपर में लिखा करो, और जिस पेपर में जैसा पेपर वहां होता है लिखने वाला, लगभग ज्यादा हार्ड भी नहीं होता ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता, उसी टाइप के पेपर में लिखा, ताकि राइटिंग बनती रहे। आपको रफ पेपर में लिखने की आदत है मान लो, और वहां आपको कुछ दूसरा पेपर मिल गया तो दिक्कत नहीं होगी, होती है ना, आपने देखा होगा। तो मतलब जब आप आ गए हो ना तैयारी करने, तो भाई टाइम पास करने तो आए नहीं हो, माँ बाप का खर्चा पानी सब कुछ चल रहा है, तो एकदम पूरे तरीके से क्यों नहीं जाते आप, एकदम फुल फ्लैश, है ना, कोई वो नहीं होनी है, एकदम बढ़िया। अब दूसरा, जैसे डायग्राम आप यहां बना रहे हो वैसे ही डायग्राम वहां भी बनेंगे। जैसी राइटिंग यहां है वैसी राइटिंग बनेगी, उससे घटिया बनेगी, उससे खत्म बनेगी। क्यों? यहां पर आपके अंदर कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, यहां पर आराम आराम से लिख रहे हो। वहां पर समझ रहे हो 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं, 250-250 वर्ड, 150 वर्ड के, और सोचना भी है, और हड़बड़ाहट में 2 गुणा 2 5 हो जाता कई बार। तो यहां पर ये बिल्कुल सोच लो कि आपको राइटिंग भी सही करना है, सारा काम आपकी पढ़ाई में ही होगा, नेट प्रैक्टिस है ये। ऐसा नहीं कि मैं बाद में सही कर लूं। कई लोग सोचते हैं कि मैं यहां पर रफ करूंगा या करूंगी बाद में फेयर कर लूंगी, ऐसे वाले भी हैं क्या कुछ? कितने लोगों के दिमाग में आता है कि हम यहाँ पे फेयर करेंगे, रफ करेंगे, घर जाके रफ करेंगे, ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है कि आज मैं ऐसी नहा लेता हूं, बाद में ढंग से नहाऊंगा, अभी मैं ऐसे फालतू खा लेता हूं फिर ढंग से खाऊंगा, ऐसा हुआ है कभी जिंदगी में? कभी हुआ है ऐसा लाइफ में? तो हम पढ़ाई में क्यों करते हैं ऐसा? जैसा आपने डायग्राम बना रखा है वैसा ही वहां भी बनेगा। और पुरानी कापियां देख लो आप, सब में एक ही जैसा होगा, ये गारंटी है। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं, तो इसलिए फेयर बिल्कुल ऐसे लिखो कि आप मेंस की कॉपी में लिख रहे हो, धीरे धीरे, तब मजा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, फिर ये ऐड हो जाएगा ना यहां से, ये हो गया क्लियर। अच्छा, एक आखिरी चीज हम पढ़ेंगे यहां से, एक वर्ड आया लिथोस्फीयर। कौन सा वर्ड? स्थल मंडल। अब ये स्थल मंडल जब खत्म हो जाएगा तब जाके हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? प्लेट विवर्तनी की। क्लियर? देखो लिथोस्फीयर क्या चीज है, बहुत इजी है। अब मैं वो डायग्राम पुराना वाला तो नहीं ला रहा इसमें, हालांकि उस पर भी था ये। देखो इतनी बार जब आप डायग्राम बनाओगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। ये पानी है, लिखने की जरूरत तो नहीं है कौन क्या है, समझ गए ना। अब ये बताओ ये हिस्सा कैसा है? ये ठोस है, क्लियर है। मेंटल का ऊपरी हिस्सा कैसा है? मेंटल का ऊपरी हिस्सा सॉलिड है, क्लियर है ना। तो आप मेरी भावना को समझ गए। अब ये बहुत इजी हो जाएगा। अब मैंने खींच दी ये लाइन, ये तो अब मैंने ये लाइन खींच दी, तो ये बताओ ये हिस्सा पूरा कैसा है? सॉलिड है। इसमें क्या क्या शामिल है? क्रस्ट है कि नहीं है? इसमें है। और हाँ, ये वर्ड बहुत बढ़िया बोला आपने, ऊपरी मेंटल है इसमें। इसमें कौन सा है? ऊपरी मेंटल। अच्छा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ऐसे अपर मेंटल लिखने में, या ऊपरी मेंटल लिखो इसको? ठीक है ना, अपर मेंटल। तो यही क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये दोनों मिलके बनते हैं जिसको हम हिंदी में, पहली बार तो हिंदी में ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्थल मंडल। और यही है क्या? लिथोस्फीयर। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, ये बताओ? समझ गए ना। जहां तक मेंटल का ऊपरी हिस्सा सॉलिड है और जहां क्रस्ट का भी हिस्सा सॉलिड है, वो क्या है? स्थल मंडल है। बात समझ में आई ना। तो अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं, और मान लो ऑप्शन में क्रस्ट है ही नहीं, तो पृथ्वी के सबसे अपर पार्ट को क्या कहेंगे? स्थल मंडल। क्या कहेंगे इसको? स्थल मंडल। और ये क्या है जिसमें पानी होता है? हाँ, ये हाइड्रोस्फीयर, इसको हम जल मंडल कहते हैं, वो ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं। और जो ऊपर हवा हवा है वो क्या है? वायुमंडल। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है जहां पे लाइफ पॉसिबल है वो क्या है?
बायोस्फीयर, वो जैव मंडल होता है। 4 मंडल होते हैं ना, अलग अलग टाइम में आएगा। यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए जमीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। एटमॉस्फेयर जिसमें हम रह रहे हैं, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, और पानी वाला हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों को मिला के क्या बनेगा? बायोस्फीयर। वो बात की बात है, समझ गए ना इतना मेन मेन। तो ये है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। अच्छा, लिथोस मतलब होता है वैसे चट्टान। तो ये सॉलिड सॉलिड क्रस्ट और अपर मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। क्लियर हो गया ना बात? अब यही अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा लिथोस्फीयर के टुकड़े, पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड प्लेट्स। यानी स्थल मंडल के टुकड़ों को प्लेट कहा जाता है। इसको कब पढ़ाएंगे हम? हाँ, अब आप समझ गए ना कि प्लेट क्या होती हैं। यानी जो स्थल मंडल है उसके जो टुकड़े कर दिए जाएंगे तो वही क्या होंगे? प्लेट। तो बताओ, प्लेट में खाली क्रस्ट आएगी कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा भी आएगा? मेंटल का। अब क्लियर कट आ रहा है ना धीरे धीरे, अगली क्लास की भूमिका बन रही है। अच्छा, अब आप आगे बढ़ो। अब इसके नीचे ये वाला हिस्सा, ये कैसा था ये बताओ आप? है? हाँ, ये प्लास्टिक था चिपचिप वाला। कितना किलोमीटर था ये लगभग बताओ? हाँ, तो ये बताओ लिथोस्फीयर की जो गहराई है, लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग कितना होगी? लिथोस्फीयर की लगभग 100 अप्रोक्सीमेटली, है ना। स्थल मंडल लगभग कितना है? 100 किलोमीटर। उसमें से क्रस्ट का ऊपरी हिस्सा आ जाएगा 50 से 30 और बाकी मेंटल का ऊपरी हिस्सा। अब ये जो 100 से 300 किलोमीटर का हिस्सा है, ये हिस्सा ये किस अवस्था में है जरा बताओ? हाँ, ये अच्छी बात है, लिक्विड नहीं बोला किसी ने। और कई लोग बिल्कुल जबान नहीं खोल रहे हैं, वो बने हुए हैं। क्या है वो? मीरा, एक फिल्मों में होता था ना, क्या कहते थे उसको, जो कुछ जबान वबान नहीं खोलते थे, बिल्कुल गुंडे उंडे टाइप के। मुंह से बोला करो जरा सा। कईयों की हालांकि बिल्कुल आदत नहीं है, मतलब किसी की अगर बचपन से बिल्कुल ही आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, अब उसको मैं कैसे स्ट्रिक कर सकता हूँ। अब कुछ को लग रहा है कि मैं आज बोलूंगा या बोलूंगी, तो फिर आज से शुरू हो जाओ, कल परसों तो बोलना ही पड़ेगा, एक्टिव रहा करो थोड़ा सा। तो 100 से 300 किलोमीटर का हिस्सा, यही हिस्सा कहलाता है क्या? एस्ट्रोस्फीयर। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। हिंदी में क्या? दुर्बलता मंडल। इंग्लिश में एस्ट्रोस्फीयर। अब भावनाओं को समझो। 100 से 300 किलोमीटर की गहराई वाला हिस्सा एस्ट्रोस्फीयर है, दुर्बलता मंडल है। किसका पार्ट है? मेंटल का पार्ट है। 100 से 300, कहीं पर 100 से 200 भी लिखा होता है, कहीं पर 100 से 400 लिखा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस अवस्था में बताओ जल्दी? प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक वर्ड ज्यादा होता अच्छा होता है। प्लास्टिक स्टेज का मतलब चिपचिप कहते हैं उसको, है ना। प्लास्टिक स्टेज यानी चिपचिपा जैसा है। तो बताओ, क्या यही मैग्मा टाइप का है? यहीं से सोर्स ऑफ मैग्मा आएगा, है ना। टेम्परेचर बताया था कितना डिग्री जरा बताओ? वो पहले बता दिया था जो मैंने। हाँ, 1200 1500। अगर कहीं पर लिखा हो 1500 से 1800 तो क्या गलत कर दोगे उसको? वो भी ठीक है, सबके अपने अपने विचार है ना। तो कई बार डेटा ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसलिए आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन ये मत समझना कि गलत है। कई बार हम भी भूल जाते हैं ना चीजों को। 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चिपचिपा है, एस्ट्रोस्फीयर कहते हैं इसको। चिपचिप वाला होगा ये। अब इसकी भावनाओं को समझो। इस भाई साहब को दुर्बलता मंडल क्यों कह रहे होंगे? दिमाग लगाओ। दुर्बल मतलब कमजोर। क्यों कहा गया कि इसको कमजोर मंडल है? हाँ ना वो तो ठीक है, अगर वहां से प्रेशर हट जाएगा, ऊपर से प्लेटें खिसकेंगी ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर प्लेट ही है लिथोस्फीयर, तो वो बाहर निकल जाएगा, मैग्मा आ जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन दुर्बलता मंडल क्यों कहा इसको? दिमाग लगाओ। दुर्बलता मंडल कुछ पढ़ाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको। हाँ, और ये दुर्बल है, ये किसने पता लगाया? कौन था इसको दुर्बल कहने वाला? है? आवाज ठीक आ रही थी पीछे से? नहीं, डेंसिटी तो ठीक। हाँ, मतलब सीस्मिक वेव्स, भूकंप की तरंगें तो पता लगा रहे हैं कि कौन लिक्विड है कौन वो है। अब ये भावनाओं को समझो, ये तो खेल है भावनाओं का। भावनाएं क्या कह रही हैं यहाँ पे बताओ? मान लो ये है, अब इसको ऐसे सोचो, ये भूकंप की तरंगें हैं, कोई भी है, PS कोई बात नहीं, सब चलती हैं।
ये यहां से नीचे आ रही, मान लो वेव्स, स्पीड बढ़ रही है घट रही है, जल्दी बताओ? बढ़ रही है ना? जैसे ही यहां पर ये था आपका मोहो, याद है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या थी? क्रस्ट से मेंटल मारती स्पीड बढ़ जा रही थी। स्पीड क्या हो रही थी? बढ़ जा रही थी। तो जैसी स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा? मोहो डिस्कंटिन्यूटी, असंबद्धता आ गई। अब मेरी भावना को समझो। अब जैसे ही ये यहां पहुंचेगी, डाइवर्जन तो होगा ही, रिफ्लेक्शन, वो क्योंकि चिपचिप है। अब यहां पर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, ये बताओ? अब घट जाएगी। याद करो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कौन सा वाला, कि अगर गाड़ी है, गाड़ी आपकी रोड में जा रही है, डामर रोड है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, तो स्पीड 40 की है। जैसी रोड और बढ़िया आ गई, सॉलिड आ गई, तो स्पीड और बढ़ गई। और उसके बाद कहीं पर मिट्टी निकली हुई है, रोड का डामर निकला हुआ है, थोड़ा सा पानी वानी है, कीचड़ विचड़ हो गया, तो अब स्पीड क्या हो जाएगी? तो ये जो प्लास्टिक स्टेज में है, तो यहां पर जो स्पीड है किसकी? सीस्मिक वेव्स की, वो क्या हो जाएंगी? भावना को समझ गए नहीं समझ गए? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दुर्बलता मंडल। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि यहां पर स्पीड ऑफ क्या? सीस्मिक वेव क्या हो जाएंगी? बिकम स्लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? बताओ। भूकंप तरंगों की गति यहां पे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल, या लो वेलोसिटी जोन भी कहते हैं इसको, कम गति का मंडल। अब जैसे स्टेटमेंट आएगा आपका यूपीएससी में कि भूकंप की तरंगें जब क्रस्ट से मेंटल कोर की ओर जाती हैं, तो वहां पर उनकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती है। सही आंसर है, गलत है? कोई बात नहीं ये क्या है? गलत है। गलत है कि नहीं है? ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। ये फिर और इसके नीचे जाने में बढ़ेगी, फिर यहां थोड़ी कम हो सकती है, उतनी कम नहीं, थोड़ी कम, क्योंकि वो लिक्विड वाला आ गया। सबसे खूंखार कहां होगी? कोर में। 13 डेंसिटी है उसका, 13 डेंसिटी सॉलिड है, एकदम खतरनाक वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर कहीं पर आपने ऐसा सुना है, बुक्स में, एनसीईआरटी में भी लिखा रहता है, जो प्लेट्स होती हैं वो उसमें मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, या एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हैं, कभी दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हैं। सुना है ऐसा? मतलब सुना क्या, देखा होगा कहीं, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। अब ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये बताओ? ये जो लिथोस्फीयर है, इसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, यही क्या है? प्लेट का पार्ट है कि नहीं है? तो ये जो हमारा जो ऊपर 100 किलोमीटर का हिस्सा जो सॉलिड है, वो किस पे टिका हुआ है? एस्थेनोस्फीयर पे, दुर्बलता मंडल पे टिका हुआ है। यानी नीचे का हिस्सा जो 1200-1500 किलोमीटर सॉलिड है, प्लास्टिक अवस्था में है। अब आप ऐसे समझो कि आप लिथोस्फीयर हो, आप प्लेट हो, आपका पैर थोड़ा सा किस में गया है? कीचड़ में, उसमें धसा हुआ है ऐसे ऐसे करके, यही तो समझ रहे हो ना? तो उसमें फिसलन होती कि नहीं होती? तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसी के ऊपर जब फ्लोट करेगा ये, तो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा नहीं खिसकेगा? तो इसी को तो कहेंगे प्लेट का मूवमेंट हो रहा है। प्लेटों में आपस में क्या हो रही है? गति हो रही है। अब आप भावनाओं को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि ऊपर का हिस्सा जो प्लेटें क्यों खिसकती हैं? कभी इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब एक साथ थे, आज सब दूर दूर हो गए। भारत आज भी नेपाल की ओर, चाइना की ओर जा रहा है, ऐसा सुनते हैं ना हम। तो वो अब समझ में आ रही होगी आपकी बात ये। और दूसरा, जिसमें भी गुस्सा होगा, गर्मी होगी, वो क्या करेगा? डिस्ट्रक्शन ही करेगा हमेशा। होता है ना ऐसा? होता है ऐसा? यानी ये जो भाई है 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस वाला, इसको क्या है? जोश बहुत है इसको, इसको खुजली है कहां आने की? बाहर आने की। ये जोर लगा रहा है, भैया मैं तो आऊंगा, हटो, क्योंकि फैल रहा है ना, गर्मी है। तो जब यहां से नीचे से वो जो कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, उसको संवहनी तरंगें बाद में बताऊंगा मैग्मा में, तो यहां से लगातार एनर्जी जनरेट हो रही है, और वो कहां की ओर जोर लगा रही है? ऊपर की ओर। तो ऊपरी जो परत है, ऊपरी जो लेयर है, जिसको हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं फिलहाल, अगली क्लास में उसको हम प्लेट कहेंगे, तो उसमें मूवमेंट पैदा करेगी नहीं करेगी? वो मूवमेंट पैदा करेगी ना उसमें। तो प्लेट टेक्टोनिक्स यही है। प्लेटों में क्या होता है? मूवमेंट होता है। अब कैसे होता है समझ में आ गई होगी बात आपको? तो यही चीज है ये। तो यहीं से आपका ज्वालामुखी वाला, वोल्केनो वाला सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। यहीं से आपका अर्थक्वेक वाला बाद में हम पढ़ेंगे, वो भी हो जाएगा, प्लेट कैसे मूव करती है। ठीक है? तो इसमें आप एक चीज लिख दो, एस्ट्रोनोस्फीयर में लिख दो, यहां पर भूकंप तरंगों की गति कम हो जाती है। जहां पर एस्ट्रोनोस्फीयर लिखा है ना आपने, फिर डायग्राम बना लेना बाद में।
एस्ट्रोनोस्फेयर में लिख दो, दुर्बलता मंडल में यहां पर भूकंप तरंगों की गति कम हो जाती है, स्पीड ऑफ सीस्मिक वेव्स बिकम स्लो। भूकंप तरंगों की गति कम हो जाती है ना। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो वेलोसिटी जोन। इसे न्यून गति का मंडल भी कहा जाता है, लो वेलोसिटी जोन। इसे न्यून गति का मंडल भी कहा जाता है, किसको? एस्ट्रोनोस्फेयर को, है ना, लो वेलोसिटी जोन। जो लाइट चमक रही ना इसमें, कौन सी वाली? है ना, न्यून गति का मंडल भी कहा जाता है, एस्ट्रोनोस्फेयर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ज्वालामुखी के लिए मैग्मा कहां से पैदा होता है, आंसर एस्ट्रोनोस्फेयर। किसका पार्ट है? मेंटल का। अगर कहा जाए कि लिथोस्फीयर एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो ये बात भी तो सही है ना? क्लियर होगी ना बात? ये डायग्राम बनाना चाहते हो आप, बना लो। अगली क्लास से सारा आपको वैसे मिल जाएगा, ठीक है? बना लो इसको, ठीक है वैसे ही। तो अब आपको एनसीईआरटी के कितने पेज में लिखा हो भाई, बताओ? एनसीईआरटी है किसी के पास? कोई है? दिखाना एक बार। अच्छा, लेके नहीं आए। मुश्किल से 3 या 4 पेज का माल है ये जितना है, ये है कि नहीं है? तो उसको घर जाके आपको कैसे करना है? आप खाली जैसे चाय वाय कॉफी वॉफी ले लो, खाली बस की आवाज आनी चाहिए, मतलब बहुत फ्लो बन रहा है उसमें। और जहां पर उसमें खास बात दी उसको अंडरलाइन कर लो आप, क्योंकि उसमें जितना है उससे तो मैंने कहीं ज्यादा आपको बता दिया ना, लेकिन कुछ चीजें मैंने छोड़ दी इसमें, ठीक है? अब इसी क्लास को जब हम इसमें एडवांस क्लास इसकी होगी तो इसी क्लास को वहां पे आपको कई अलग डायमेंशंस में बताया जाएगा इसको। उस दिन हो सकता है वॉल्केनो, अर्थक्वेक और ये सब एक साथ मिक्स करके पढ़ा दिए जाए आपको, समझ गए ना? क्योंकि आपस में इनका रिलेशन है, नेचर है ना, नेचर तो हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो उस दिन ऐसा होगा। डायग्राम जैसे यहां बनाओगे वैसे एग्जाम में भी बनेंगे, ध्यान रखना इस बात का, समझ रहे हो भाई? ये तो वो थोड़ी है कौन सा, जैसे आप लोग कहीं शादी वादी में गए, जैसे आपकी शादी होने वाली है, आप लड़की देखने गए हो या लड़का देखने गए हो, जो भी है, तो वहां पर देखो जितनी बनावटी दुनिया वहां होती है कहीं एकदम खूंखार। चाय देने भी लड़की आती है, जैसे कि उसको चाय बनाना आता ही नहीं है, ये फिल्मों से सीखा है हमने, पता नहीं कैसे सीखा एकदम। तो वहां पर ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे कहा जाए लड़का कुछ लगाता वगाता है ड्रिंक व्रिंक, तो क्या कहेगा वो? सवाल है, हमारे खानदान में किसी ने नहीं लगाया, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो यहां नहीं चलेगा। यहां क्या चलेगा? जो है रियलिटी वही दिखानी है, उसको और ज्यादा बढ़ाना है। अभी कुछ सालों में बताया जाएगा आपको क्या, अभी तो ये समाज ऐसा चल रहा है, 20 साल बाद क्या होगा? लड़का तो पता नहीं कैसा, लेकिन लड़की हमारी जरूर जो है कभी कभी चल जाता है 2-2 पैक। तो समाज बढ़ रहा है आगे को, तो इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो फिलहाल ये इसको क्लियर कर दूं मैं, हो गया? अच्छा, आपने वो सुना है कभी सियाल, सीमा, निफे, इस टाइप का सुना है? बहुत इजी वे में होता है। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। देखो, जैसे मैंने आपसे अभी भी कहा क्रस्ट है, भूपर्वटी जिसे कहते हैं। बताओ हल्के पदार्थों का बना होता है कि भारी? हल्के पदार्थ होते हैं। अब सिलिकेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसको मैं आपको रॉक्स में पढ़ाऊंगा इसमें, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये वो। तो अब ये पुराना क्लासिफिकेशन है, कोई आजकल यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये कई सारे साइंटिस्ट हैं, ज्योग्राफर, उन्होंने दिया, लेकिन क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है। तो ये कहते हैं कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, यानी इसको मिला के क्या बनता है? सियाल। तो इसमें क्रस्ट का हिस्सा आता है, कई बार हम इसको मेंटल का ऊपरी हिस्सा भी बोल देते हैं। इसमें ज्यादातर क्रस्ट, थोड़ा सा मेंटल का ऊपरी हिस्सा, लेकिन क्रस्ट ही कहते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ आ जाए सियाल किससे रिलेटेड है, या सीक्वेंस आ जाए कि सियाल, सीमा, निफे में सबसे ऊपर कौन है बीच में, तो सबसे ऊपर क्या है? सियाल। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए कि मेंटल की बात अगर हम कर रहे हैं, तो मेंटल में सबसे पहले सिलिकॉन आएगा और एल्यूमिनियम के बाद
Ma, तो Ma का फुल फॉर्म क्या है यहां पे बताओ? मैग्नीशियम। हाँ, Ma वैसे कुछ होता नहीं है, वो Mg होता है, लेकिन यहां पर काम चलाने के लिए इन्होंने कर दिया इसको सीमा। हाँ, भावनाओं को समझो, तभी तो मैं कह रहा हूं, वैसे होता है Mg है, लेकिन यहां पे Ma कहते हैं उसको, सीमा M। हाँ, मैग्नीशियम है ये, है ना, उसको डायरेक्ट केमिस्ट्री में नहीं जाना है, ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जो कोर है हमारा कैसे पदार्थों का बना हुआ है? मैंने पूरा बता दिया आपको क्यों बना हुआ है, सॉलिड हार्ड रॉक्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? आयरन। आयरन में निकिल प्लस फेरियम, या फेरस भी कह सकते हो इसको, तो ये बन गया निफे। आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको ऐसे मत लिखा करो यार, ये बड़ा खराब हो जाता है फिर। कौन सा? ये फिर उसमें अंदाजा नहीं आता ना, क्योंकि वो हिंदी में आपको उसके जैसे Fe लोहे का होता है, निकिल का Na होता है, तो हिंदी में तो फिर अलग ही हो जाएगा ना वो, हालांकि लिखने को लिख सकते हो। तो ये ऐसे हो जाएगा। तीन चीजें हो गई, निकिल और फेरियम ज्यादा पाया जाता है इस हिस्से में, बाकी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अच्छा ये अब एक चीज और, ये बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपके पास तीन चीजें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, आयतन किसका होगा इनमें से? क्रस्ट का, मेंटल का, कि कोर का? अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था पीछे, अब दोबारा नहीं ला सकता। किसका? मेंटल का वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होगा। क्रस्ट क्या था? मैंने अंडा कहा था ना आपसे, अंडा स्टार्टिंग में मैंने अंडे का कहा था। अंडे का जो बाहर का छिलका है व्हाइट वाला, वो क्या है? वो क्रस्ट है। उसके अंदर वाला जिसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बड़ा, वो क्या है? मेंटल। तो वो ज्यादा होता है। अंदर का जो होता है जिसको आप लोग कई बार नहीं भी खाते हो, फैट है करके, वो क्या है? कोर है। तो ये बताओ सबसे ज्यादा आयतन किसका है? मेंटल का। बिल्कुल बात सही बात। आयतन की बात अगर हम करेंगे तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा? मेंटल का होगा। क्लियर बात होगी? सही है ना। और दूसरा मास, द्रव्यमान भी इसी का क्या होता है? मेंटल का ही ज्यादा। और सबसे कम किसका होगा? किसका? हाँ, क्रस्ट का। सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्रस्ट, मेंटल, कोर में सबसे ज्यादा आयतन किसका होगा? तो मेंटल का होगा, और उसके बाद कोर का होगा। कोर का भले ही आयतन कम हो, लेकिन मास बहुत होता है उसका, ठीक है ना। ये है तो आयतन, और ये इस पे आप देख सकते हो इसको। नहीं नहीं, मास तो उसी का ज्यादा होगा। अगर कंपेयर करोगे, जैसे 83% तक जो वॉल्यूम है वो मेंटल का है, इन टोटल का 83% जो वॉल्यूम है वो किसका है? मेंटल का है। लेकिन अब कितना परसेंट बच गया? 16%, 17%, 1% क्रस्ट का होता है। अब 16% आयतन किसका है? कोर का है। लेकिन जब हम मास की बात करेंगे, तो मास की जब बात करेंगे तो कोर का वॉल्यूम भले ही कम है, लेकिन मास बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो डेंस है ना ज्यादा, तो उसमें 35% तक चला जाएगा। उतने अंदर जाने की जरूरत नहीं है, फिर आप परसेंटेज में गड़बड़ा जाओ, इसलिए नहीं बता रहा मैं उसको, ठीक है ना। वो उतना नहीं आएगा अंदर, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूं। अच्छा, अभी आखिरी चीज, अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपने देखा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत, वो मैग्नेटिक सोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का क्या? चुंबक। अर्थ एक चुंबक की तरह काम करती कि नहीं करती? अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह काम करती है ना। और ऊपर जो है हमारा जो कई किलोमीटर के ऊपर एक मैग्नेटोस्फीयर भी है, जो सन से आने वाली जो रेज होती हैं, जो खराब वाली होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं, तभी तो लाइफ पॉसिबल है हमारे यहाँ। तो ये जो अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर बनता है, या जो अर्थ में जो मैग्नेट की पावर आती है, वो कहां से आती होगी जरा बताओ? हाँ, ये भगवान ने सब बनाया हुआ है बढ़िया तरीके से, समझ रहे हो तुम? कहां से क्या होगा, कैसे पैदा होंगे, शादी विवाह, एसएससी यूपीएससी कैसे होगा, ये सब पहले से फिक्स था। तो इन्होंने क्या किया, जो निकिल ऑफ फेरियम है, देखो इसमें क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, ये डायग्राम आज कई बार बन चुका है, ठीक है। ये है, ठीक। अब ये तो क्या है, सब पता है आपको, ये है आउटर कोर, और ये क्या है? इनर कोर, ठीक है। बाह्य कोर, आंतरिक कोर। अब इस पे भी निकिल है,
इस पे भी आयरन है, इस पे भी है। ज्यादा बढ़िया वाला कौन सा है? प्योर आयरन कहां होगा? शुद्ध इनर कोर में होगा। निकल भी यही होगा, नहीं होगा, वैरायटी में अंतर होगा। दूसरा, इसकी जो फॉर्म है वो क्या है? लिक्विड है। इसकी जो फॉर्म है वो क्या है? सॉलिड है। अब बताओ, अब भाई दो अलग अलग टाइप की लेयर है, दोनों के अलग अलग है, टेम्परेचर अलग है, डेंसिटी अलग है, सब कुछ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं इनसे फ्रिक्शन तो होगा ही ना, इसमें घर्षण होता है अपने हिसाब से, है कि नहीं है? तो निकिल है, लोहा है, यही तो चुंबक में या मैग्नेट में पाई जाती हैं चीजें, समझ गए ना? तो इनके बीच में जो घर्षण है यहां पे, या जो फ्रिक्शन है, इसकी वजह से जो पैदा होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। वही अर्थ का भी क्या है? एक मैग्नेटोस्फीयर या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो चुंबकीय शक्ति है या मैग्नेटिक पावर है, उसका फोर्स सोर्स कहां पे है, स्रोत क्या है, तो आप क्या कहोगे? आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो घर्षण है या उनके बीच में जो रिएक्शन होता है, उसकी वजह से ये सब पैदा होता है। अगर ये ना होता तो फिर अर्थ मैग्नेट के रूप में काम करती ही नहीं, तो नहीं करती। जो सन की ओर से जो इस टाइप की चीजें आती हैं हमारे यहाँ, वो हमको पैदा ही नहीं होने देती। तो सारा ये फिक्स है यहाँ पे, है ना? तो आप इसमें लिख सकते हो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक पावर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के चुंबकीय गुण का स्रोत, पृथ्वी की चुंबकीय गुण का स्रोत क्या है? हाँ, लिख सकते हो इंटरेक्शन बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, या पृथ्वी के बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में अंतरक्रिया या घर्षण। जो भी मना है लिख लो, जो भी आपको सुनने में आ रहा है वो सब लिख दिया करो, गलत कुछ भी नहीं है। तो अगली क्लास किसकी होगी? प्लेट टेक्टोनिक्स की, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत? चलो अब ठीक है, अब ये ऑफ कर दो भी, कल मिलते हैं आपको प्लेट टेक्टोनिक की क्लास में, ठीक है?